मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था क्योंकि YouTube पे ऑलरेडी ऐसी वीडियोस हैं जहाँ पे बताया गया है कि आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे शार्पन रेशियो, शॉर्टन रेशियो, अल्फा बीटा AUM जैसी टेक्निकल बातें करी गई हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या एक रिटेल इन्वेस्टर ये सारी चीज़ें समझ सकता है और क्या इसके बेसिस पे वो ये सारे म्यूचुअल फंड चूज़ कर पाएगा। और इसी के साथ जब मैंने अपनी वेल्थ को देखा तो उसमें एक मेजर चंक आता है इन्वेस्टमेंट से, और उसमें म्यूचुअल फंड का भी काफ़ी बड़ा रोल है। और इसी के साथ जब मैं शुरुआती दिनों में इन्वेस्ट करता था तो कुछ ऐसे मिस्टेक्स मैंने करी थी जिस वजह से मुझे अप टू 10 लाख रुपीस के आसपास का नुकसान हुआ, और वो बहुत टेक्निकल भी नहीं थी, बहुत बेसिक थी। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए और ये इम्पॉर्टेंट भी है ताकि आप ये मिस्टेक ना करो। बहुत नॉर्मल है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, इसी वजह से लॉन्ग टर्म में उन्हें नुकसान हो जाता है। पहली मिस्टेक जो शुरुआती दिनों में मैं दबा के किया करता था वो थी NFO। अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड कंपनीज हर महीने हर साल इतने नए म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करती हैं जिसके पीछे जो आम निवेशक है वो पड़ा रहता है कि नया NFO आ रहा है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, यहाँ तो पैसा बन जाएगा क्योंकि नई कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है। इवन अभी अगर आप देखोगे तो जियो का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आया जिसके बारे में लोगों ने भर भर के क्वेश्चन पूछा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या करंट मार्केट के अंदर कोई फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड नहीं है? ऐसा तो नहीं है। पराग पारिक बहुत अच्छा है, HDFC फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा है। ये ऑलरेडी वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि आपको ऑलरेडी रिटर्न्स बना करके दे चुके हैं, प्रूव करा है इन्होंने। तो कोई भी इंसान नए म्यूचुअल फंड की साइड क्यों जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रैप होता है जहां पे आपको हर जगह उस फ्लेक्सी कैप या उस म्यूचुअल फंड कंपनी का वो म्यूचुअल फंड दिखना लगेगा और हर इंसान उसके बारे में बात करेगा, और एक नॉर्मल इन्वेस्टर ये चीज़ नहीं समझ पाएगा कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है जो उनके साथ ही नहीं वो हर किसी के साथ कर रहे हैं, और आप उसमें इन्वेस्ट करोगे जिसका कोई बैक डेटा नहीं है। फंड मैनेजर कैसे काम करेगा, वो म्यूचुअल फंड कैसे ग्रो करेगा, और लोग इस वजह से डालते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पे पैसा बनता है। जो NFO है वो IPO नहीं है, आप ये समझो। IPO के अंदर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में लिस्ट होती है तो वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं। वहीं पे जो NFO है, NFO सिर्फ और सिर्फ एक और म्यूचुअल फंड है जो कि किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड की तरह हो सकता है। और NFO के अंदर मेन प्रॉब्लम आती है कि बैक डेटा ही नहीं होता, तो आप टेस्ट ही नहीं कर सकते कि फंड मैनेजर ने पहले कैसे परफॉर्म किया था। और पहले मैं इस चीज़ को नहीं समझता था, जिस वजह से मैंने काफ़ी सारे ऐसे NFO में इन्वेस्ट किया जो शायद आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते और लीस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। वहीं पर जो पुराने म्यूचुअल फंड्स हैं जो टॉप लीडर रहे, जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या कोटक महिंद्रा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, इन्होंने लगातार रिटर्न दिए। लेकिन ये पुराने म्यूचुअल फंड थे, इसके अंदर इन्वेस्ट करने में वो थ्रिल तो मिल नहीं रहा था, इसलिए नए म्यूचुअल फंड मुझे चाहिए थे। लेकिन ये वाली जो मिस्टेक थी ये मुझे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ी क्योंकि मैंने नए NFO में इन्वेस्ट किया और उन्होंने एक्चुअली मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं किया, और मैं समझ भी नहीं पा रहा था क्यों, क्योंकि उसका कोई बैक डेटा अवेलेबल ही नहीं था। दूसरी मिस्टेक जो मैंने काफ़ी पैसा गंवाने के बाद सीखी वो थी फंड मैनेजर की इंपॉर्टेंस। जो फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, वो डिसाइड करेगा कि जो आपका पैसा है वो कौन से स्टॉक्स में जाएगा, कौन से एसेट्स में जाएगा, कितना जाएगा, कब एलोकेट को अपडेट करना है, कब नया स्टॉक ऐड करना है, कब नया स्टॉक रिमूव करना है। और अगर हम म्यूचुअल फंड के एनालिसिस की बात करें तो 90% एनालिसिस के अंदर फंड मैनेजर की बात ही नहीं होती। और अगर आप फंड मैनेजर को नहीं समझोगे, उसके एक्सपीरियंस को नहीं समझोगे, तो आप उसी तरीके के ट्रैप में फंस रहे हो कि आपकी तबीयत खराब है, आप एक ऐसे डॉक्टर के पास गए हो जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तो इसी वजह से जो फंड मैनेजर है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस, उसकी पास्ट क्रेडिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। क्या उसने कोई फ्रंट रनिंग करी, उसने जो पास्ट में म्यूचुअल फंड हैंडल करे वो कैसे थे, क्या उन्होंने रिटर्न बनाया, कभी टॉप परफॉर्मिंग रहा, उसकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है, इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है, क्या ऐसा तो नहीं है पैसा आपसे एक्टिव फंड का लिया जा रहा है, काम वो पैसिव म्यूचुअल फंड जैसे कर रहा है, क्या स्टॉक सिलेक्शन उनकी सही है या नहीं है। और जो फंड मैनेजर होता है वो डिसाइड करेगा बेसिकली कि आप पैसा बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। अब क्वांट के केस में भी यही हुआ। क्वांट में फंड मैनेजर चेंज हो गया, हम सबको पता था कि फंड मैनेजर चेंज हो रहा है, काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स क्वांट को छोड़ के गए, काफ़ी सारों को निकाला गया, और उसके बावजूद हमने क्वांट पे रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स नहीं देखे, और हम सब ग्रीड में थे क्योंकि क्वांट ने अच्छे रिटर्न्स बनाए थे। एंड सडनली जो क्वांट की परफॉर्मेंस है वो गिरना शुरू कर देती है। लेकिन हमें ये बाद में समझ आता है कि जो एग्रेसिव नेचर था फंड मैनेजर का इनिशियली क्वांट म्यूचुअल फंड चलाते हुए, वो चेंज हो गया था। वो अब इतने एग्रेसिवली अपने पोर्टफोलियो को चेंज नहीं कर रहे थे या इनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही थी। अगर हम सही टाइम पे उसमें से निकल पाते या चेंज कर लेते
तो हम जो पैसा गंवा रहे हैं वो शायद नहीं गंवाते। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत भारी पड़ी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो था पास्ट परफॉर्मेंस देख करके इन्वेस्ट करना। अब जब भी हम नया म्यूचुअल फंड लेते हैं तो हम उसका सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो हम कभी कंसिडर नहीं करते कि जब वो म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न्स बना रहा था तो उसका फंड मैनेजर कौन था, उस म्यूचुअल फंड का उस समय पे AUM साइज क्या था, उस म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी क्या थी, वो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा था। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए जब भी हम नए म्यूचुअल फंड में एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि किसी म्यूचुअल फंड ने पास्ट में अच्छे रिटर्न दिए हैं तो वो जरूरी नहीं है फ्यूचर में भी दे पाएगा। और ये एक ऐसी मिस्टेक है जो ज्यादातर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर करते हैं, क्योंकि वो हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस को देख करके फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। कई बार क्या होता है, जो पास्ट में फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है उससे जो फंड मैनेजर होता है वो छोड़ के चला जाता है। कई केसेस के अंदर स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है, कई केसेस के अंदर उस म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कई केसेस के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक दिक्कत पैदा कर देती है। कई बार जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है हमें सिखाया गया है उसमें इन्वेस्ट करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन कई बार जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनकी स्ट्रैटेजी ही चेंज हो गई होती है, फंड मैनेजर ही चेंज हो गया होता है। सो लॉन्ग टर्म के अंदर भी कई बार वो अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाते, क्योंकि जब वो पहले परफॉर्म कर रहे थे उसके पीछे कुछ रीजंस थे, अब वो रीजंस नहीं है। और हम लोगों को एक गलत चीज सिखा दी गई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो और पूछो मत अगर कोई फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, जिससे मैंने काफी साल तक एक्सिस इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया जो एक ELSS म्यूचुअल फंड था, एंड देन मेरे को रियलाइज हुआ कि वो 8% के रिटर्न भी नहीं निकाल पा रहा था ईयर ऑन ईयर लेवल पे, क्योंकि उसी की दूसरी साइड जो क्वांट ELSS म्यूचुअल फंड था वो बहुत अच्छे रिटर्न दे पा रहा था। और मैंने उससे सीखा और चेंज किया और मेरे रिटर्न्स बच गए। फोर्थ और इतनी नॉर्मल है कि नॉर्मली लोग ध्यान नहीं देते, वो है रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करना। अब जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जर्नी शुरू करते हो, हमेशा आपके पास एक एडवाइज़र होता है जो आपको एडवाइस करता है। और मुझे लगता था एडवाइज़र तो फ्री है, पैसा नहीं लेगा, तो जिस म्यूचुअल फंड में बोल रहा है वहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ। उस एडवाइज़र ने मुझे एक अच्छा म्यूचुअल फंड बताया जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट भी किया, लेकिन वहाँ पे मेरी जो एक्सपेंस रेशियो था वो 1% के आसपास था, और जो एग्जिट लोड था वो करीब करीब 2% के आसपास था। अब अगर मुझे पैसा निकालना है तो मुझे ये सारी चीज़ें बेयर करनी पड़ेंगी, और इसी के साथ साथ अगर मैं लॉन्ग टर्म तक टिका रहता हूँ तो उस केस में भी मुझे काफ़ी सारा पैसा एक्सपेंस रेशियो के रूप में देना पड़ेगा। तो जो स्टार्टिंग में एडवाइजरी सर्विस मुझे लग रही थी फ्री है, वो लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत भारी पड़ रही थी और उस एडवाइज़र को काफ़ी बढ़िया बेनिफिट दे रही थी। फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब भी कोई चीज़ फ्री की होती है तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत भारी पड़ती है। उसके बाद जब तक मुझे म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं थी, और जब भी मैं एडवाइजरी सर्विस देता था तब मैं एडवाइजर को एक चीज़ प्रपोज करता था कि आप मुझसे अपफ्रंट पैसे ले लो जो भी आपकी फीस है, लेकिन मुझे अच्छे म्यूचुअल फंड्स बताओ और जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी कम हो, क्योंकि उस समय पे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब तक मुझे ये चीज़ समझ आई तो एक्सपेंस रेशियो के रूप में, एग्जिट लोड के रूप में मैं काफ़ी सारा पैसा खो चुका था। अगली सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी रही वो रही टैक्स हार्वेस्टिंग। मैंने स्टार्टिंग के 3 से 4 साल तक इन्वेस्ट करता रहा, जो प्रॉफिट हुआ या जो लॉस हुआ उसको एज इट इज़ रहने दिया, कुछ नहीं निकाला। लेकिन जब मुझे टैक्स हार्वेस्टिंग एज अ कॉन्सेप्ट समझ आया, जहाँ पे मुझे पता चला कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट मैं हर साल 1 लाख के आसपास बढ़ा सकता हूँ सिर्फ प्रॉफिट बुक करके, और लॉन्ग टर्म में मुझे इसका बेनिफिट भी मिलेगा, तब तक मैं बहुत मिस्टेक कर चुका था। और जो टैक्सेस है उसके रूप में मैं करीब करीब 1.5 से 2 लाख रुपए दे चुका था, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उस समय पे वो 15% के आसपास हो चुका था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% के आसपास था। तो जब पैसा निकाला तब पता चला कि भाई प्रॉफिट तो नहीं है, इसके साथ साथ टैक्स भी देना पड़ेगा। उसके बाद ये जो गलती थी मैंने सुधारी, हर साल टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स की यूनिट बेचता हूँ, उसको दिखाता हूँ अपने ITR के अंदर, वापस से री इन्वेस्ट करता हूँ, ताकि वो जो प्रॉफिट का अमाउंट था अब वो मेरा प्रिंसिपल का अमाउंट बन जाए, और जब मैं अगली बार बेचूं तो मुझे प्रिंसिपल पे टैक्स नहीं देना पड़ता, हमेशा प्रॉफिट पे देना पड़ता है। और इस गलती की वजह से भी मुझे स्टार्टिंग में काफी बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उस समय पे वो पैसा मेरे लिए काफी बड़ा था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेक्टोरल फंड्स। मैं अपने चैनल पे कई बार प्रमोट करता हूँ कि आपको अच्छे सेक्टोरल फंड्स के अंदर चूज करने चाहिए, बट आम इन्वेस्टर्स को मैं कभी नहीं बोलता कि आप इन्वेस्ट करो जो रेगुलरली ट्रैक नहीं कर सकते अपना पोर्टफोलियो। जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं वो बहुत अच्छे फंड्स होते हैं, सच्चाई ये है।
अगर आप देखोगे 2020 से 21 में डिफेंस और पीएसयू ने बहुत अच्छा काम किया। 2017-18 में ऑटोमोबाइल वाले सेक्टर्स काफ़ी बढ़िया काम करते हुए दिखे। 2024-25 में भी सबका पोर्टफोलियो गिरा, लेकिन जिनके पोर्टफोलियो में बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज थी वो बचे रहे। इवन रिकवरी में उन्होंने काफ़ी पैसा बनाया। लेकिन प्रॉब्लम आती है आम निवेशक के लिए, क्योंकि उसको ये समझ नहीं आता कि जो सेक्टोरल फंड्स हैं वो बाय एंड फॉरगेट टाइप के फंड नहीं होते। सेक्टोरल फंड्स के अंदर हमेशा आपको पता होना चाहिए कि साइकिल होती है मार्केट के अंदर। हर बुल रन में एक सेक्टर लीड कर रहा होता है। जैसे 2020-21 में पीएसयू और डिफेंस ने लीड किया, उससे पहले ऑटोमोबाइल ने, और आज की डेट में जो है बैंकिंग लीड कर रहा है। बाहर की बात करें तो एआई की बड़ी जो आईटी कंपनीज हैं वो लीड कर रही हैं। लेकिन सेक्टर फंड्स के साथ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कब जो 52 वीक है वो टूटा, जब ये डाउन साइकिल आ रही है तो उससे पहले आपको एग्जिट करना है, जिसको टाइम करना डेफिनेटली काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर आप एक आम निवेशक हो जो मार्केट को बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करता, पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करता, साइकिल को बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करता, तो आपको डेफिनेटली सेक्टोरल फंड से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जितना पैसा ये बनाते हैं, कई केसेस के अंदर आप फंस जाते हो, वो पैसा चला जाता है, और कई केसेस के अंदर तो काफ़ी साल तक वो सेक्टर पैसा ही नहीं बनाता, तो आप भी फंसे रहते हो, उस सेक्टर में पैसा नहीं बना पाते। तो ये कुछ ऐसी गलतियां थी जो मैंने अपनी स्टार्टिंग फेज के अंदर करी। कुछ गलतियां मैंने रिसेंटली करी जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड्स के साथ। कुछ गलतियां मैं आगे भी करूंगा और ऐसी वीडियोस बना करके आपको और खुद को एजुकेट करता रहूंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साइनिंग ऑफ।